बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में पिछले 17 घंटे से 2 सुनामी हिट कर चुके हैं। पहला अवामी सुनामी था जिन्होंने एक रेफरेंडम सुनाया और अक्रॉस द कंट्री उस सुनामी ने हिट किया, जिसके नतायज कल पूरी रात टेलीविजन स्क्रीन्स के ऊपर चलते रहे। ये टेलीविजन चैनल्स वाले या हम जैसे रिपोर्टर्स जो हैं, ये नतायज कोई ऐसे हवा में नहीं अपने टीवी चैनल तक पहुंचा रहे होते कि तुक्के से पहुंचा दो। ये फॉर्म 45 देखकर या पोलिंग स्टेशन से रिजल्ट कंपाइल करके हम अपने टीवी चैनल्स को बताते हैं, जहां पर बैठी हुई टीमें एक एक रिजल्ट को नोट करके उनका टोटल काउंट जो है वो आप तक पहुंचा रही होती है। इसलिए ऐसा हो नहीं सकता कि बगैर प्रूफ के टीवी चैनल ये सारे इंतखाबी नताइज को नशर करें। लेकिन जो दूसरा सुनामी चल रहा है वो है धांधली का सुनामी, और इस वक्त जिस भोंडे अंदाज से ये रिगिंग की जा रही है और जिस अंदाज से उसको अनाउंस किया जा रहा है और जितना ताखीर के साथ कर दिया गया, इस इलेक्शन की क्या क्रेडिबिलिटी रहेगी। इस वक्त अवामी रेफरेंडम अपना फैसला सुना चुका है और इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इतना सब होने के बावजूद स्टिल इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सबसे आगे हैं। और जो दावा कर रहे थे कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं या पता नहीं क्या किस किस्म के दावे कर दिए थे, या पूरे निज़ाम को ये बताया जा रहा था कि जनाब हम आ रहे हैं, वो अभी भी तीसरे नंबर पर हैं। ये इंतखाबी नताइज कौमी असम्बली के अब तक जारी हो रहे हैं। मैं आगे चल के उनका आपको ब्रेक डाउन भी दूंगा। लेकिन जिसकी 2 दिन पहले अखबारों में हेडलाइन लग रही थी कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ अवाम का फैसला, या जिसके बारे में ये इश्तिहारात दिए जा रहे थे कि पाकिस्तान को नवाज दो, जिस शख्स को पाकिस्तान पर नवाजने की कोशिश हो रही थी, उसके 2 हल्कों के इंतखाबी नताइज अगर आप देखें तो एक हल्के से वो 30,000 वोटों से शिकस्त खा चुके हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल रिजल्ट के मुताबिक, और दूसरे से जहां से उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया, यास्मीन राशिद उनको एक्चुअल में हरा चुकी हैं। लेकिन स्टिल उनको किसी ना किसी तरह से जो फॉर्म 45 या 47 वॉटएवर जो भी है, उसमें अगर आप गलतियां देखें तो जो टोटल वोटों की तादाद है वो कम है और दुरुस्त करार पाए जाने वाले वोटों की तादाद ज़्यादा है। और उसमें जो आज़ाद उम्मीदवारान हैं उनकी फहरिस्त में अगर आप देखें तो आज़ाद उम्मीदवारान को एक एक वोट भी नहीं मिला। मतलब जिन्होंने कागजात जमा कराए, क्या उनकी फैमिली ने, क्या उन्होंने खुद भी अपने आप को वोट नहीं दिया? क्या जमात इस्लामी को एक भी वोट ना मिला होगा? इतने बड़े हल्के में क्या एक भी जमात इस्लामी का वोट नहीं होगा? तो ये क्या मजाक करके आपने नतायज जारी किए हैं। और नवाज शरीफ साहब मानसहरा में जिस शख्स से हारे हैं वो इमरान खान की फर्स्ट ईयर का लीडर भी नहीं है। आजम सवाती ने वहां से इलेक्शन लड़ना था लेकिन उसे नहीं लड़ने दिया गया। तो आखिरी टाइम पे ये मुतबादिल कैंडिडेट के तौर पर वो शहजादा, पता नहीं उनका क्या मुश्किल सा नाम है, वो आए वहां पर इलेक्शन लड़ने के लिए और उन्होंने भी नवाज शरीफ को 30,000 वोटों की लीड से हरा दिया। अच्छा, जो सबसे बड़ा मजाक इस पूरे इलेक्शन के नताइज के सिलसिले में देखने में आया है वो है जनाब ओन चौधरी साहब। जिस तरह से उनको कामयाब करार दिया गया वर्सेस सलमान अकरम राजा, ओन चौधरी को 2.25 लाख वोट पड़ सकते हैं। ऐसी कौन सी उनकी अवामी खिदमत है जिसके सिले में ये 2.25 लाख वोट पड़ा? और सलमान अकरम राजा जैसा नफीस आदमी, वो अगर पीटीआई में ना भी हो या इमरान खान को सपोर्ट ना भी कर रहे हो, तो मैं उनका तो बहुत पहले से मोतरफ हूं कि वो एक ऐसी शख्सियत है, या उनकी जो कैंपेन थी वो इतनी पावरफुल थी। आपको क्या लगता है कि ये लाखों लोग जो लाइनों में खड़े थे, ये सिर्फ इसलिए खड़े थे कि ओन चौधरी को वोट दे सके कि उन्होंने इद्दत के केस में इमरान खान के खिलाफ वोट दे दिया? इसी नफरत में तो लोग वोट डालने के लिए निकले थे। इसी नफरत से ये जो आखिरी टाइम पे जो डिसीजन अनाउंस करवाए गए, इसीलिए तो लोग इतनी बड़ी तादाद में निकले। बट आपने जनाब वो करवा दिया कि उनको 2.25 लाख वोट मिल गए। इस तरह अगर आप समझते हैं कि कोई इलेक्शन को तस्लीम करेगा तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर इस मौके पर, ये बहुत ही ज़बरदस्त मौका था, मैं तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी समझता था कि इस मौके पर अभी भी है, अभी भी वक्त नहीं गया कि इस मौके को फ़ायदा उठाएं और एक हीलिंग टच दें इस नेशन को। आपको बार बार पता चल रहा है कि अवाम किस साइड पे खड़े हैं, आपको बार बार पता चल रहा है कि अवाम का क्या फ़ैसला है। अभी मैं देख रहा था जो नवाज शरीफ साहब के हामी लोग हैं, हामियों की बात कर रहा हूँ मैं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर रहा, वो भी ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को ग्रेसफुली तस्लीम कर लेना चाहिए कि ये एक बिगेस्ट अपसेट हुआ है पाकिस्तान की सियासी तारीख में। किसी सियासी जमात के लिए सबसे बड़ा सेटबैक था, उनकी अपनी जमात के लोग कह रहे हैं।
मुशाहिद हुसैन सैयद की अगर आप ट्वीट पढ़ें तो उन्होंने कहा कि हमें ग्रेसफुली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी शिकस्त थी और सबको वापस बैठ के ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम क्या सोच रही है और किसके साथ खड़ी है। मैंने अब तक 3 इलेक्शंस को बहुत करीब से देखा, 2013, 2018 और फिर अब ये 2024 के इलेक्शन, और इसके बीच में जो ज़िमनी इंतखाबात रहे उन पे भी कवरेज में ड्यूटियाँ रहीं। लेकिन अगर एक बार किसी हलके में लीड जो है वो 3-4 हज़ार वोटों की आ जाए तो वो फिर पकड़ाई में नहीं आती, वो फिर नहीं कवर होती। 3-4 हज़ार की लीड बहुत ज़्यादा होती है। वो ट्रेंड एक पता चल जाता है कि आवाम का मूड क्या था, वो पल्स पता चल जाती है, वो नहीं रुकता, वो फिर उसी तरह से पूरे हलके में चलता है और एट द एंड रिजल्ट भी तकरीबन ऐसे आता है 5 से 6-7 हज़ार तक के वोटों का डिफरेंस रहता है। लेकिन यहाँ पर जो 50 हज़ार वोटों की लीड से जीत रहे थे उनको 30, 15, 20 हज़ार वोटों के मार्जिन से हरा दिया गया आखिरी मोमेंट पे। ये सब कुछ कैसे और क्यों हो रहा है? अभी तो इमरान खान की मेन टीम भी मैदान में नहीं थी। आप यूं समझ लें कि पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, इनके पास किस कदर हुकूमती सपोर्ट हासिल थी। ये निगरान हुकूमतों की सपोर्ट, फिर सिस्टम की सपोर्ट, इलेक्शन कमीशन की तरफ से, अदालती मामलात की तरफ से और बहुत कुछ, हर जगह से सपोर्ट मिल रही थी। बट इमरान खान के जितने भी लोग थे उनको कोई सपोर्ट नहीं थी। हर जगह पे उनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था, हर जगह पे। बट स्टिल उन्होंने फाइट बैक किया, आवाम ने उनका साथ दिया और ये नताइज जो रात टीवी चैनल्स पर चलते रहे वही ओरिजिनल नताइज हैं। फॉर्म 45 लोगों के पास मौजूद है, तो फॉर्म 45 जब लोगों के पास मौजूद है तो फिर कैसे इलेक्शन कमीशन ये नताइज बदल सकता है कि बस एक बार नताइज आ जाएं फिर किसी को भी प्राइम मिनिस्टर बनवा दें और फिर ये मामला ट्रिब्यूनल्स में चलते रहें, 2-2 साल, 5-5 साल तक चलते रहें। इस तरह से नहीं होना। मेरा ख्याल है अभी और फाइट बैक PTI को करनी पड़ेगी और बहुत रेजिस्टेंस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि ये मामला खाली सिर्फ एक जमात का नहीं है कि PTI के साथ हुआ तो चलो कोई नहीं। ये बहसियत नेशन हमारा मुतालबा है, बहसियत कौम हम ये चाहते हैं कि जो मैंडेट लोगों ने दिया है, जिस पार्टी को दिया है उसको रूल करने दें, उसको आने दें। ये जितने भी नाकद हैं PTI के या जो सहाफ़ियों में से अगर आप देख लें, वो सब के सब ये तस्लीम कर रहे हैं कि PTI जीत चुकी है। जिन लोगों को आप मुसल्लत कर रहे हैं इस मुल्क की बागडोर संभालने के लिए, जिन लोगों को इख्तियारात दे रहे हैं, उनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? उनके ऊपर आवाम का एतमाद ही नहीं है, उनको अवामी मैंडेट ही नहीं मिला, उनकी कोई मॉरल इखलाकी उनके पास अथॉरिटी नहीं है। ये हुकूमतें, ये सारा कुछ खाली इसी से नहीं चलता कि बस आपके पास एक नोटिफिकेशन है। आपकी मॉरल इखलाकी सपोर्ट भी होनी चाहिए ग्राउंड बेस, वो नहीं है। तो ज़ोर ज़बरदस्ती से क्या आप सबको इसी तरह से हाँकना है कि जनाब ये सब भेड़ बकरियां, तो जो नोटिफिकेशन हम जारी कर देंगे बस वो सब मान के बैठ जाएंगे, तो इस तरह से तो नहीं चलेगा। और अब ज़रा सी बात करनी है इलेक्शन कमीशन के उस सिस्टम के हवाले से जिस पर करोड़ों रुपया इस पाकिस्तान का खर्च हुआ और हमें ये बताया गया कि ये ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इंटरनेट के बगैर भी काम करेगी। जब आपको पता था कि इंटरनेट की बंदिश की वजह से ये मसाइल होंगे या हो सकते हैं, तो क्यों आपने इंटरनेट खुलवाने का ऑर्डर जारी नहीं किया? ठीक है, हुकूमत ने बंद कर दिया इंटरनेट, लेकिन आपके पास सारी अथॉरिटी थी, इलेक्शन कमीशन के पास, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास, इनके 5 मेंबरान के पास, कि ये ऑर्डर करते, पूरी हुकूमतें इनके मातहत थी, ये ऑर्डर करते इंटरनेट की बंदिश ख़त्म हो सकती थी। और अगर मान भी लें कि पोलिंग पर ख़तरात थे, कुछ दहशतगर्दी के, इसलिए बंद कर दी गई ये सर्विस, तो 5 बजे पोलिंग ख़त्म हो गई थी। 5 बजे से लेके अगले सुबह 5 बजे तक या 4 बजे तक ये क्यों सर्विस बंद रही? ये 12 घंटे तक सर्विस बंद करके क्या किया? आप चाहते आप ऑर्डर कर सकते थे। आपको पता था कि इंतखाबी नताइज में ताख़ीर हो रही है, 10 बजे नताइज आ जाते। जब ताख़ीर हो रही थी तो उस टाइम ऑर्डर क्यों जारी नहीं किया इलेक्शन कमीशन ने कि इंटरनेट की सर्विस बहाल कराई जाए? और अगर आपकी ऑफलाइन एप्लीकेशन जिसके ऊपर आपने करोड़ों रुपया खर्च करके ये तशहीर की कि जनाब ये ऑफलाइन भी चलेगी, वो क्यों नहीं चली? इसका कोई जवाब है किसी के पास? और इस वक्त के इंतखाबी नताइज का जो ब्रेक डाउन है वो मैं जल्दी से आपके सामने रख देता हूँ। इस वक्त तक दोपहर 2:30 बजे तक कौमी असम्बली के 107 हल्कों का नतीजा जो इलेक्शन कमीशन ने बनाया है, तैयार किया है, उसके मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार 42 नशिस्तों पर आगे हैं। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ पुश हो रही है, ज़्यादा सीटें ले रही है, तो वो 34 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर और पीपल्स पार्टी 27 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर आ गई है। BNP का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ, काफली का एक, MKM का भी उम्मीदवार एक कामयाब हो चुका है और JUI का भी एक उम्मीदवार कामयाब करार दिया गया है अब तक के नताइज के मुताबिक। तो यूँ समझ लीजिए कि PDM 2.0 जो है वो अपलोड होने जा रही है, सिस्टम तैयार हो रहा है उसके लिए। और आप देखिएगा कि आपके वोट अगर ना बचे या उसके ऊपर कामयाबी से
ये सारा कुछ किया गया जो इस वक्त हो रहा है, तो फिर अगले 5 साल भी वही 2.0 PDM जो है वो आपको देखने को मिलेगी। इस वक्त जो कुछ भी किया जा रहा है ये सब फायदा उठाया जा रहा है इस चीज़ का कि इमरान खान इस वक्त जेल में है। अगर वो जेल से बाहर होते तो जितनी आसानी से ये सारा कुछ हो रहा है ये इतनी आसानी से नहीं हो सकता था, और वो यकीनन रेजिस्ट करते। कौम को भी इंतज़ार है कि इमरान खान की तरफ से कोई पॉलिसी गाइडलाइन आए, क्योंकि जो इस वक्त चेयरमैन PTI है वो अपने हल्के में अपने वोट बैंक को महफूज करने में मसरूफ़ है। ऑब्वियसली उनकी भी मसरूफियत है, लेकिन जो एक ऊपर से नीचे की लेवल तक जो मैसेज कन्वे होता है वो शायद नहीं हो पा रहा। अगर इमरान खान बाहर होते यकीनन अब तक विक्ट्री स्पीच भी अनाउंस हो चुकी होती। 2018 के इंतखाबात में इससे भी कम सीटों के साथ उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच कर दी थी, जो उन्होंने बनी गाला से कर बैठ के की थी, और लेकिन उस वक्त ये हालात नहीं थे। अभी अगर हालात नॉर्मल होते तो इस टाइम तक इमरान खान शायद प्राइम मिनिस्टर के लिए नामजद भी हो चुके होते। एनीवेज, अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम करे। आप अपनी रेजिस्टेंस जारी रखिए। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।